अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, मार्च की 14 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीकी ब्यूरो ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के मुआविन वज़ीर जेफरी पायट 14 और 15 मार्च को लाहौर और इस्लामाबाद का दौरा कर रहे हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के एक बयान में बताया गया है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के सीनियर सिफारतकार लाहौर में लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस इलेक्ट्रिक व्हीकल लैब्स का दौरा करेंगे ताकि अमरीका और पाकिस्तान के ताउन से होने वाली तकनीकी तरक्की को उजागर किया जा सके। इस्लामाबाद में वो यूएस पाकिस्तान एनर्जी सिक्योरिटी डायलॉग में अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। असिस्टेंट सेक्रेटरी पायट पाकिस्तान के हुकूमती ओहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे और तवानाई के शोबे में ख़वातीन और रहनुमाओं के साथ गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मंगल को अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ गई है। अगर इमरान खान जेल जाता है तो भी आपने अपने हुकूक के लिए निकलना है, क्योंकि मैं आपकी जंग लड़ रहा हूँ। इमरान खान का ये पैगाम एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी के लिए मौजूद पुलिस और पीटीआई कारकुनों के दरमियान ज़मान पार्क में तसादुम जारी है। कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया है, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। तसादुम के नतीजे में गिरफ्तारी के लिए आए डीआईजी इस्लामाबाद शहजाद बुखारी भी जख्मी हो गए हैं, जबकि पुलिस ने पीटीआई के दर्जनों कारकुनों को हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तान रेंजर्स का दस्ता भी ज़मान पार्क पहुंच गया है। लाहौर से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान के मुताबिक ज़मान पार्क के अतराफ सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखते रहिए। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में मरदमशुमारी की जारी मुहिम में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले पुलिस एहलकारों पर मुबैना अस्करियत पसंदों के हलाकत खेज़ हमले जारी हैं। हुक्काम ने बताया कि सोमवार को 2 मुख्तलिफ अजला में नामालूम अस्करियत पसंदों के हमलों में 2 एहलकार हलाक और 8 जख्मी हुए हैं। पिछले हफ्ते डेरा इस्माइल खान में मरदमशुमारी मुहिम में फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले बुनैर से ताल्लुक़ रखने वाला पुलिस एहलकार हलाक और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 3 जख्मी हो गए थे। इन हमलों के बाद पेशावर और शिमाली वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाक़ों में अमन व अमान कायम रखने के लिए सिक्योरिटी की सूरत हाल सख्त कर दी गई है। अफ़गान मीडिया की हिमायत करने वाली तंजीमों ने इत्तला दी है कि हफ्ते के रोज़ सूबे बल्ख के दारुल-हुकूमत मज़ार शरीफ में सहाफ़ियों के एक इज्तिमा में होने वाले धमाके में 2 अफ़गान सहाफ़ी भी हलाक हो गए थे। अफ़गान वॉइस न्यूज़ एजेंसी के रिपोर्टर हुसैन नादरी और इंटर्नशिप के तालिब इल्म अकमल नज़री हफ्ते के रोज़ मज़ार शरीफ में सहाफ़ियों के एक इज्तिमा में होने वाले धमाके में हलाक हुए। तालिबान की सूबाई पुलिस के तर्जमान ने इत्तला दी है कि धमाके में 1 गार्ड हलाक और 7 अफराद जख्मी हुए। ये धमाका 3 रोज़ कबल सूबे बल्ख में तबियान सकाफती मरकज़ में एवार्ड की तकरीब के लिए सहाफ़ियों के इज्तिमा के दौरान हुआ था। कम से कम 3 अफराद हलाक और 16 सहाफ़ियों समेत 30 दीगर जख्मी हुए थे। तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद यह पहला हमला था जिसमें अफ़गानिस्तान में मुतअद्दिद सहाफ़ी हलाक और ज़ख्मी हुए। इत्तलात के मुताबिक दाइश खुरासान ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कदम उठाते हुए हम जिन्स परस्तों के दरमियान शादी को कानूनी तौर पर तस्लीम किए जाने से मुताल्लिक़ दरखास्तों को 5 रुकनी आईनी बेंच के हवाले कर दिया है। इस मामले पर 18 मार्च से समाअत शुरू होगी। क़ब्ल अज़ीं 6 जनवरी को
सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स परस्तों के दरमियान शादी के कानूनी जवाज़ से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में दाखिल दरख्वास्तों को अपने यहाँ तलब किया था। इन दरख्वास्तों में ऐसी शादी को हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट और फॉरेन मैरिज एक्ट के तहत तस्लीम किए जाने की अपील की गई थी। हुकूमत ने हम जिन्स परस्तों के दरमियान शादी को कानूनी दर्जा देने की मुखालफत की है। उसका कहना है कि इसके समाज पर भयानक असरात मुरतब होंगे। समाजी माहिरीन के मुताबिक ऐसी शादी को कोई भी मुआशरा तस्लीम नहीं करेगा। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि उसे कानूनी जवाज़ मिलने के बावजूद मुख्तलिफ मज़ाहिब के पर्सनल लॉस में ऐसी शादी की गुंजाइश नहीं है। हम जिन्स परस्तों के हुकूक़ की लड़ाई लड़ने वालों का कहना है कि किसी के मखसूस मिजाज के सबब उसे शादी के हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। भारत में हुकाम ने बैंकों से कहा है कि वो रूस से दरामदात की अदायगी के लिए चीन की करेंसी युआन के इस्तेमाल से गुरेज करें। अदायगी के इस अमल में तब्दीली की वजह नई दिल्ली की बीजिंग के साथ मुखासमत बताई जाती है। रूस से रियायती कीमत पर कोयले और तेल के सबसे बड़े खरीदार भारत ने तिजारती अदायगियों के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की करेंसी दिरहम को तरजीह देने का फैसला किया है। भारतीय कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने रूस के कोयले की दरामद की अदायगी चीनी युआन में की थी, जिस पर हुक्काम ने खदशात का इजहार किया था। सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिका का बैंकारी निज़ाम और उसमें मौजूद सरमाया महफूज हैं। सदर जो बाइडन का ये बयान अमेरिका के 2 बैंकों सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक के दिवालिया होने के तनासुर में आया है। जो बाइडन का कहना था कि दिवालिया होने वाले बैंकों के सारिफीन को अपने अकाउंट्स तक रसाई हासिल है, जबकि विफाकी मालियाती हुकाम ने इन बैंकों के उमूर संभाल लिए हैं। सदर बाइडन ने कहा कि अमरीकियों को अपने बैंकारी निज़ाम के महफूज होने पर एतमाद होना चाहिए। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि टैक्स दहिंदगान को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। यूक्रेन के हुकाम ने मंगल को कहा कि एक रूसी मिसाइल शहर करामत सरोक पर गिरा, जिससे कम से कम 1 शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया कि मिसाइल शहर के वस्त में गिरा और 6 बुलंद इमारतों को नुकसान पहुंचा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि शैतान रियासत शहरी आबादी के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। इसका मकसद जिंदगियों को तबाह करना और मासूम जाने लेना है। उन्होंने कहा कि हर जान का हिसाब लिया जाना चाहिए। इस हमले से पहले रूस ने कहा था कि यूक्रेन अब मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार कर रहा है, जबकि ज़ेलेंस्की ने बारहा यह कहा है कि यूक्रेन अमन मुज़ाकरात पर सिर्फ उसी वक्त गौर करेगा जब तमाम रूसी अफवाज का इनखला हो जाए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने यूक्रेन पर रूस के हमले और चीन की तरफ से दरपेश चैलेंज के जवाब में अगले 2 सालों में बरतानिया की फ़ौजी फंडिंग में $6 बिलियन का इजाफा करने का वादा किया है। ये इजाफा बरतानिया की खारजा और दिफाई पॉलिसी की एक बड़ी अपडेट का हिस्सा है, लेकिन फ़ौजी हुकाम की ख्वाहिश फिर भी कम है। इस इजाफी रकम का इस्तेमाल जुज़वी तौर पर बरतानिया के गोला बारूद के ज़ख़ीरे को भरने के लिए किया जाएगा, जो यूक्रेन को रूस के खिलाफ दिफा में सप्लाई करने से ख़त्म हो गया था। क्रेमलिन ने मंगल के रोज़ कहा है कि यूक्रेन में एक पुरअमन हल मौजूदा वक्त की नई हकीकतों को मद्देनज़र रखे बगैर मुमकिन नहीं है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कॉव ने कहा कि दुश्मनी के खात्मे के हवाले से रूस का मौक़िफ़ सबको मालूम है। मॉस्को ने बारहा कहा है कि यूक्रेन को रूस के 4 इलाकों पर इलाक़ के दावे को कबूल करने की ज़रूरत होगी, जिसे कीव और मग़रिब ने गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिया है। ताइवान ने मंगल के रोज़ मकामी तौर पर तैयार किए गए फ़ौजी ड्रोन्स के नए मॉडल्स की नुमाइश की और कहा कि वो उसकी गैर मुतनासिब जंगी सलाहियत की कलीद हैं और अपने से कहीं बड़ी चीनी फ़ौज का सामना होने पर मुकाबला किया जा सके। अपनी ड्रोन सलाहियतों के इजहार की इस नादिर नुमाइश में फ़ौजी मिल्कियत वाले नेशनल चिंगशान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने जदीद तरीन मॉडल्स दिखाए।
فن لینڈ اور سویڈن کے نیٹو میں الحاق کے بارے میں کئی پلیٹ فارمز پر بات چیت ہو رہی ہے۔ سویڈن کے وزیر اعظم یولف کرسٹنسن نے نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا ہے کہ اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی درخواستوں کی توثیق ہو سکتی ہے۔ ترکیہ نے فن لینڈ کے نیٹو میں الحاق کے لیے رضامندی کا تو اظہار کیا ہے، لیکن سویڈن کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ سویڈش وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سویڈن باہر کے بجائے فن لینڈ کے ساتھ نیٹو میں زیادہ محفوظ ہے، لیکن ایسا کب ہوگا یہ ابھی معلوم نہیں ہے۔ اسرائیلی مظاہرین نے منگل کے روز وزیر اعظم کے دفتر اور سرکاری دفاتر کے احاطے میں وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی مذہبی قوم پرست حکومت کی طرف سے فروغ دی جانے والی عدالتی تبدیلیوں کے خلاف سڑک بلاک کر دی۔ تعداد کم ہونے کے باوجود مظاہرین کچھ دیر کے لیے سڑک کو بلاک کرنے میں کامیاب رہے، یہاں تک کہ پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے مظاہرین کو منتشر کر دیا اور کچھ افراد کو گرفتار کر لیا۔ بیجنگ نے لگ بھگ 3 برس کے بعد مختلف ویزا کیٹیگریز پر عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ اس فیصلے کے بعد سیاح بھی ایک بار پھر چین جا سکیں گے۔ 2020 میں عالمی وبا کرونا کے آغاز پر چین نے مختلف سفری پابندیاں عائد کی تھیں، جن میں غیر ملکیوں کو ویزوں کے اجرا کی بندش بھی شامل تھی۔ حکام کے مطابق وہ افراد جن کے پاس مارچ سن 2020 سے قبل چین کا ویزا موجود تھا، وہ اس پر چین میں داخل ہو سکتے ہیں۔ چین کے وہ علاقے جہاں وبا سے قبل ویزا فری انٹری کی اجازت تھی، وہاں بھی اب پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ شمالی کوریا نے ایک بار پھر محدود فاصلے تک ہدف بنانے والے 2 بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ جنوبی کوریا کی فوج کے مطابق شمالی کوریا نے منگل کی صبح مشرقی ساحل پر دونوں میزائلوں کے تجربات کیے۔ شمالی کوریا کا 3 دن میں میزائلوں کا یہ دوسرا تجربہ ہے۔ یہ تجربات ایسے موقع پر کیے جا رہے ہیں جب امریکہ اور جنوبی کوریا کی حالیہ برسوں کی سب سے بڑی 10 روزہ مشترکہ جنگی مشقیں شروع ہو گئی ہیں۔ صومالیہ میں جنوبی گیدو کے علاقے باردھیر میں خودکش بم دھماکے کے بعد متعدد ہلاکتوں کی اطلاع ملی ہے۔ ایک رہائشی نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ دھماکہ خیز مواد سے بھری ایک کار منگل کی صبح قصبے کے مرکز میں علاقائی عہدیداروں کی ایک رہائشی عمارت میں دھماکے سے پھٹ گئی۔ رہائشی کے مطابق اس حملے میں کم از کم 2 فوجیوں کے ہلاک ہونے اور متعدد دیگر افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ شدت پسند گروپ الشباب نے فوری طور پر اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ گزشتہ سال اگست سے جب سے کمیونٹی کی سطح پر گروپ وفاقی حکومت کی افواج کی حمایت سے متحرک ہوئے ہیں، الشباب نے وسطی صومالیہ میں اہم علاقہ کھو دیا ہے۔ جوابی کارروائی میں الشباب نے قصبوں، قبیلوں کے عبائدین اور ان مقامی ملیشیا کمانڈروں کو نشانہ بنایا جو گروپ کے خلاف متحرک ہیں۔ سمندری طوفان فریڈی افریقی ممالک موزمبیق اور ملاوی کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا ہے۔ اس طوفان سے اب تک 136 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے فریڈی کو جنوبی نصف کرۂ ارض کے شدید ترین طوفانوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ موزمبیق میں متاثرہ علاقوں میں بجلی معطل ہے، جبکہ موبائل فون کے سگنل بھی بند ہیں۔ ملاوی میں بھی کئی شہروں میں تباہی کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔